चलिए, तो कविता का शीर्षक क्या है? सखी बसंत आया। सखी वसंत आया। मतलब एक सहेली दूसरे सहेली को क्या कह रही है कि वसंत का आगमन हो चुका है। अब साहित्य वाले हो, बहुत सारी वसंत की कविताएं पढ़े होगे, सुने होगे, तो इतना समझ गए होगे कि साहित्य में वसंत का विशेष महत्व है। ठीक है, वसंत ऋतु को देखकर कवि पगला जाते हैं, है ना। वसंत आते ही कवि कविताएं लिखने लगते हैं। वसंत पर निबंध भी लिखे गए हैं, वसंत पर गीत लिखे गए हैं, कविताएं लिखे गए हैं। ठीक है, किरण नहीं आई आज, अनिशा घर गई है। ठीक। सखी वसंत आया, हे सहेली क्या आया है? वसंत आ चुका है, वसंत का आगमन हुआ है। और वसंत के आगमन के साथ क्या हुआ है? भरा हर्ष वन के मन। ठीक है, भरा हर्ष वन के मन। कहाँ हर्ष भर गया? हर्ष मतलब क्या होता है? हर्ष मतलब नहीं पता? खुशी। खुशी। तो वसंत के आगमन से वन के मन में क्या भर गया है? हर्ष भर गया, खुशी, खुशियां आ गई है। कहने का आशय है कि वसंत के आगमन से प्रकृति, पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगल कैसे लगने लगे हैं? हरे भरे, नई नई पत्तियां आ रही है, नए नए फूल खिल रहे हैं। तो जैसे आप प्रसन्न होते हैं, आपके गाल खिल जाते हैं ना, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो गालों में लाली छा जाती है और दांत दिखाने लगते हैं, सुंदर लगते हैं ना मुस्कुराने में, लगते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही वसंत क्या है? प्रकृति के, वन की प्रसन्नता का सूचक है। आप पतझड़ में देखना, जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे, पेड़ बिल्कुल जले हुए से प्रतीत होंगे, तब आपको जंगल देखना अच्छा लगता है? या वसंत की ऋतु में या वर्षा ऋतु में जब पेड़ों में नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए फूल आते हैं, आपको जंगल कब अच्छा लगता है? हाँ, कब अच्छा लगता है जी? जब हरे भरे रहते हैं ना। क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग यार? हैं, किसी को पतझड़ पसंद है क्या? नहीं, मेरे को तो सर सूखा, ऐसा रूखा सूखा ही अच्छा लगता है, बेजान सा। सबको क्या अच्छा लगता है? हरा भरा, खिला खिला पौधे, गार्डन में या घरों में गुलाब के पौधे, तरह तरह के रंग बिरंगे पौधे क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब खिलते हैं तो उसका जो सौंदर्य है मन को क्या प्रदान करता है? सुकून, खुशी। तो इसलिए वसंत के आगमन को कवि कह रहे हैं कि हर्ष वन के मन में छाया। वन के मन में क्या छाया हुआ है? हर्ष। और डीएसई हिंदी में हम लोग जितनी कविताएं पढ़ रहे हैं, ज्यादातर कविताएं प्रकृति से जुड़ी हुई क्यों है? क्योंकि डीएसई हिंदी का शीर्षक है छायावाद के प्रतिनिधि रचनाकार। और छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रकृति प्रेम। इसलिए इस डीएससी के पेपर में ज्यादातर कविताओं में प्रकृति का आलंबन, प्रकृति आलंबन है। आलंबन मतलब प्रकृति ही कविता का मूल विषय है। समझ में आ रहा है? प्रकृति का चित्रण दो रूप में होता है, एक आलंबन के रूप में, दूसरा उद्दीपन के रूप में। ठीक है, उद्दीपन मतलब जो भावनाओं को प्रगाढ़ करती है। जैसे नायक नायिका है ना, रोमांस कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और पीछे मस्त वातावरण है, तो यहाँ प्रकृति का चित्रण कैसा है? उद्दीपन के रूप में है। जैसे रवीना टंडन जब नाचती है ना, टिप टिप बरसा पानी, बिजली कड़क रहा है, पानी गिर रहा है, रात का समय है, येलो रंग की साड़ी पहनी हुई है, तो वो जो प्रकृति है वो वातावरण को और क्या कर रही है? मादक बना रही है, कामुक बना रही है। ठीक है, या कोई नायिका है जिसका नहाते हुए चित्रण है, पानी से निकल रही है बाहर, आज ब्लू है पानी पानी। समझ में आ रहा है? तो इन सब में प्रकृति मुख्य रूप में चित्रित नहीं हुई है। यहाँ प्रकृति किस रूप में आई है? सहायक रूप में आई है। जैसे कि एक गाना ना, आज असनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले वीराने में, तो यहाँ पर नायक नायिका प्रधान है। कविता के केंद्र में कौन है? नायक और नायिका। आप लोग देखते होंगे ना फिल्मों में, हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, कभी पहाड़ में चले गए हैं, कभी नदी में चले गए, कभी समुद्र में चले गए हैं, लेकिन फोकस किस पे है? हीरो और हीरोइन पे। प्रकृति किस रूप में आ रहा है? पृष्ठभूमि के रूप में। तो जहां प्रकृति पृष्ठभूमि के रूप में आए वहां उसको उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन मतलब वैसा मौसम जो भावनाओं को और प्रगाढ़ कर रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई करुण दृश्य होगा या क्रोध वाला दृश्य होगा, उसमें अचानक से आसमान से बिजली कड़केगा, गर्जना होगी और दुख को और
कोई रो रहा है, बहुत हताश है, तो पूरा अंधकार छा जाएगा और पानी गिरने लगेगा उसके दुख के साथ। प्रकृति दुख को और क्या कर रही है, गाढ़ा कर रही है। लेकिन जब रोमांस की बारी आएगी तो मौसम क्या हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रकृति क्या कर रही है, भावनाओं को उद्दीप्त कर रही है, बढ़ा रही है, तो वो होता है उद्दीपन। लेकिन जहां पर नायक नायिका को बोलते तू साइड हट जा, हम तो प्रकृति पर ही ध्यान देंगे, जहां पर केवल नदी का वर्णन है, जहां पर केवल पर्वत के सौंदर्य का वर्णन है, झील का वर्णन है, झील में नहाती हुई नायिका नहीं, बल्कि नायिका को साइड में करके कह रहे हैं कि झील कितना सुंदर है, ऊपर से गिर रहा है, ऐसा लग रहा है दूध की धारा बह रही है, चिड़ियों का कलरव है। कहीं पर भी नायक नायिका कोई और आ रहे हैं नहीं। तो जहां प्रकृति स्वयं काव्य का विषय हो, सहायक विषय नहीं, मूल विषय, तो वहां प्रकृति क्या होगी, आलंबन। आलंबन मतलब आधार, आश्रय। समझ में आ रहा है? तो छायावाद की विशेषता है कि प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हम लोगों ने जितनी कविताएं पढ़ी उसमें से 80% कविताएं प्रकृति से संबंधित है। समझ गए? अब चलिए कविता को फिर से पढ़ना शुरू करते हैं कि हे सखी वसंत आ गया है और वसंत के आगमन के साथ ही वन के मन में हर्ष छा गया है। पेड़ पौधों में नई नई पत्तियां, नई कलियां, नए फूल, नए फल खिलने लगे हैं, फलने लगे हैं, चिड़िया चहचहाने लगी है। तो चारों ओर वन में कैसा वातावरण है, हर्ष का वातावरण। आप देखिएगा जब ग्रीष्म ऋतु आती है, जब पतझड़ आता है, तो जीव जंतु सब घने जंगलों में चले जाते हैं, है ना, कोयल की कूक सुनाई नहीं देती है। लेकिन जब मौसम अच्छा होता है, हरा भरा, तो आपको बाहर ही नजर आने लगेंगे, वो लोग भी टहलने लगते हैं, आनंद लेते हैं। इसलिए वसंत के आने से प्रकृति के मन में क्या छा जाता है, हर्ष छा जाता है। ठीक है, भरा हर्ष वन के मन। वन का मन, तो मन किसका होता है जी, मनुष्य का। लेकिन यहाँ वन के मन कहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण किया है। जैसे आप खुश होते हैं, जीवन में कुछ अच्छा होता है, ऐसी हमारा वन भी खुश हो गया है वसंत के आने से। तो इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, नवोत्कर्ष छाया। ठीक है, नव उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब होता है उत्थान, प्रगति। ठीक है, और वसंत के आगमन से नव उत्कर्ष। ठीक है, वन में क्या छा गया है, नया उत्कर्ष, मतलब वन का विकास हो रहा है, वन बिल्कुल नवीन लग रहा है, सघनता बढ़ रही है, फूल पौधे पत्तियां नए नए खिल रहे हैं, इसलिए मन में हर्ष छा गया है। और नया उत्कर्ष, नया उत्थान, नई प्रगति, नई नई शाखाएं, नए कलियों, नए फूल पत्तियों का विकास वन में नजर आ रहा है, पूरे वन में छा गया है। छाया मतलब किसी चीज को पूरी तरह से ढक लेना, छा जाना। जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं तो अंधकार हो जाता है ना, ऐसे ही वन में क्या छा गया है, नया उत्कर्ष, उत्साह, उमंग और खुशियां छा गई है, वसंत छा गया है। समझ गए? अब आगे देखते हैं, किसलय वसना नवय लतिका। अब ये पंक्ति को थोड़ा सा रुक कर समझना पड़ेगा। किसलय वसना, किसलय मतलब क्या होता है, बताया था, बीती विभावरी जागरी में ये पंक्ति आई थी, खग कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय क्या होता है, लाल रंग के नए पत्ते, नई नई जो कोमल पत्तियां होती हैं उसको क्या कहते हैं, किसलय। वसना, वसन मतलब क्या होता है, हाँ, वस्त्र। ठीक है, वसन मतलब क्या होता है, वस्त्र। अब यहां पर वन को क्या कह दिया है, किसलय वसना। पेड़ों ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं, नई कोमल पत्तियों के वस्त्र को धारण किया है। किसने धारण किया है, नव वय लतिका। नव मतलब नया, वय मतलब उम्र, आयु। ठीक है, लतिका अलग अलग है, ये 5 शब्द इस पंक्ति में इस्तेमाल हुए हैं, पांचों शब्दों को समझना पड़ेगा। किसलय मतलब नई पत्तियां, वसना मतलब वसन, ड्रेस कपड़ा, जैसे आप लोग गुलाबी वसना है ना, गुलाबी और काले वसना है। ठीक है, गुलाबी और काले वस्त्र पहना है ना। ठीक है, तो नई पत्तियों के कपड़े किसने पहने हैं, नव वय लतिका, नई नई
लतिका, अभी नई लतिका जिसका विकास हुआ है। तो ये जो लतिका है उसको किसके रूप में दर्शाए हैं? एक युवती के रूप में, नई, है ना, अभी अभी युवा हुई युवती के रूप में। और जैसे युवावस्था में जाते हैं तो एक युवती सुंदर नया वस्त्र धारण करती है, ऐसे ही लतिका रूपी नई युवती ने पत्तियों के वस्त्र को धारण किया है। कहने का मतलब है लता किससे ढक गई है? नई पत्तियों से। बसंत में, वर्षा ऋतु में ऐसे होता है ना, जो लता में पत्ती झड़ जाते हैं वो पत्तियों से फिर से घिर जाती है। जैसे हमारी लता है, नई विकसित हुई लता है, इसमें पत्तियां छा गए हैं, ठीक है, जैसा भी समझ लेना। ये सब क्या है? पत्तियां हैं, ठीक है। तो कवि की कल्पना है किस लता ने किसका वस्त्र धारण किया है? नई पत्तियों का, नई कोपलों का वस्त्र धारण किया है, नववय लतिका। समझ गए? तो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, ठीक है। और फिर से देखिए, छोटी कविता है लेकिन थोड़ा रुक रुक के समझना पड़ेगा। एक तो संस्कृत निष्ठ शब्द है, किसलय वसना, है ना, नववय लतिका, ये शब्द कैसे हैं? तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्द है, ठीक है। तो आगे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं? मिली मधुर प्रिय, अपने मधुर प्रेमी से मिल रही है उर तरुपतिका, ठीक है। उर मतलब क्या होता है? हृदय। हृदय। तरु मतलब पेड़। पेड़। पतिका मतलब यहाँ पति या पत्ता, ठीक है। तो ये जो हमारी युवती है, नई युवती है, नई आयु की युवती है, कौन? लता, अपनी सुंदर हरे रंग की साड़ी पहनकर, है ना, किससे मिल रही है? किसके हृदय से मिल रही है? तरु के, पेड़ के हृदय से मिल रही है। कितनी सुंदर कल्पना है, देखिए। इसीलिए कहते हैं कि कवि की जो देखने की दृष्टि है, सोचने की दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। आप क्या बोलोगे? अरे बसंत आ गया, पानी गिरा है, नए नए पत्ते खिले हैं, बढ़िया, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। लेकिन निराला की कल्पना देखिए कि ये एक पेड़ है मानो, है ना, और इस पेड़ से कोई लता है वो लिपटती चली जा रही है। कैसे लिपटती जा रही है? हरे भरे पत्तियों के साथ। तो ऐसा लग रहा है मानो कोई प्रेमिका या पत्नी अपने प्रेमी से गले लग रही है, उसके हृदय से मिल रही है, भेंट कर रही है। तो यहाँ पर जो पति है वह कौन होगा? पेड़। और पत्नी या प्रेमिका कौन होगी? हमारी नववय लतिका। और कौन से रंग के कपड़े पहने इसने? किसलय वसना, हरी पत्तियों की साड़ी। सुंदर कल्पना है ना। तो लता और वृक्ष के मिलन को वो किस तरह से सुंदर रूप में चित्रित कर रहे हैं। यही छायावाद का जादू है, यही छायावाद की सौंदर्य चेतना है। जब आपको आता है ना कि काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो आपको ये सब बताना है कि किस तरह से प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, किस तरह से प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। मधुप वृंद बंदी पिक स्वर नभ सरसाया। और वसंत में जब चारों ओर हरे भरे पेड़ खिले हैं, लताओं में पत्तियां हैं, फूल हैं, खुशबू है, तो एक मादक वातावरण का सृजन हुआ है। और नए फूलों की सुगंध ने किसको पागल कर दिया है? मधुप वृंद, मधुप मतलब भंवरे, वृंद मतलब समूह, भंवरों के समूह को बंदी बना लिया है। बंदी बना लिया है कहने का आशय यह है कि भंवरे उन सुंदर फूलों को, उनकी खुशबू को, उनके सुगंध को छोड़कर कहीं दूर नहीं जा पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? बंदी बनाना मतलब कोई उसको बांध कर नहीं रखा है, उसके रूप में, उसके गंध में इतने आकर्षित हो गए हैं कि वहीं मंडराने लगे। जैसे आप देखेंगे कि जैसे ही बारिश होती है, नए नए पत्तियां फूल खिलते हैं, हमारे एनएसएस गार्डन में अचानक से बहुत सारी तितलियां नजर आने लगती है। अभी तितलियां नजर आ रही हैं क्या? लेकिन जैसे ही बारिश होगी, नए फूल नए पत्तियां खिलेंगे, उनकी खुशबू, उनके गंध में वो सब मंडराने लगती है, भगाओगे फिर भी नहीं जाएंगे। तो इसी को कवि कह रहे हैं कि मधुप वृंद बंदी, भंवरों का समूह मानो उनके आकर्षण में बंध गया है, उनकी खुशबू में बंध गया है और वो कहीं दूर नहीं जा रहा है। पिक न स्वर नभ सरसाया। और पूरा जो आसमान है, पिक अर्थात क्या होता है? एक दिन और बताया था, काका कृष्णा पिका कृष्णा, वसंत काले काका काका पिका पिका। हाँ, कि कौआ भी काला और कोयल भी काली। लेकिन दोनों में अंतर कब समझ में आता है?
वसंत काले, जब एक काव काव करता है और दूसरी कू कू करती है, तो समझ में आता है ना कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। नहीं तो बाकी समय देखने में दोनों कैसे हैं, काले ही है। मतलब व्यक्ति का रंग नहीं, गुण मायने रखता है। तो पिक मतलब क्या होता है, कोयल। फिर से संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग हो रहा है, भाषा शैली की विशेषता है। तो मधुप वृंद बंदी, भंवरों का समूह बंदी बन गया है, फूलों के आकर्षण में बंध गया है, और कोयल की मधुर आवाज से नभ सरसाया, मतलब पूरा आसमान सरस हो गया है। उसकी सुंदर आवाज से पूरा नभ क्या हो गया है, मधुर आवाज से गुंजायमान हो रहा है। सखी वसंत आया। वसंत के आगमन से कितना कुछ होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन बंद मंद मंद तर। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ, मिली मधुर में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक, अब इसको देखते हैं। लता मुकुल हार गंध भार भर। मुकुल मतलब होता है फूल खिलने से पहले जो कली के रूप में होती है ना, उसी को मुकुल कहते हैं। विज्ञान में एक शब्द है मुकुलन, बडिंग। ठीक है, तो मुकुल मतलब क्या होता है, अधखिली कलियां। तो लता जो है ना, वो किससे भरी हुई है, मुकुल हार गंध भार भर। हमारी जो लता रानी है, नौवह लतिका है, इसमें मुकुलन हो रहे हैं, फूलों की कलियां हैं। ठीक है, तो इसके भार से ये भरी हुई है, मानो कोई सुंदर हार हो। पुष्प का हार बनाते तो आप लोग मालाएं डालते हैं ना, पुष्प डालते हैं ना माला में, एक तार लेते हैं, धागा लेते हैं और इसमें पुष्प पिरोते जाते हैं। तो ऐसे ही लता रूपी धागा में अधखिली कलियों के फूल है ना सजाए गए हैं, और ये इसके गंध से, सुगंध से और भार से भरी हुई है। मतलब हमारी लता में इतनी सारी कलियां हैं कि उसके सुगंध और भार से वो लद गई है, झुक गई है। ठीक है, समझ गए। तो लता मुकुल हार, जो लता है वो मुकुलों का हार है, और गंध मतलब सुगंध और भार से भरी हुई है, झुकी हुई है, नत है। समझ गए, चलिए आगे। बही पवन बंद मंद मंद तर, और जो हवा है वो भी धीमे धीमे चल रही है। देखिए वसंत मौसम, हवा की गति भी मायने रखती है। मौसम बहुत अच्छा, आंधी तूफान आ रहा है तो मन में रोमानी भावना आएगी क्या, प्रेम की भावना आएगी, तो आपको तो घर जाने की चिंता होगी, झोपड़ी उड़ जाएगा, पेड़ पौधे कहीं उखड़ जाएंगे। लेकिन जब धीमी धीमी हवा चल रही है, मौसम बिल्कुल सुहावना है, तभी प्रेम की भावना। तो यहाँ पर वही वर्णन है कि बही पवन, हवा बह रही है, बंद बंद मतलब कि मानो किसी ने बंद कर रखा है, एकदम मुक्त होकर नहीं बह रही है। मंद मंदतर, मंद मतलब धीमे और धीमे, मंदतर धीमे से और धीमे होकर इस सुगंधित वातावरण वन से वायु बह रही है। कहीं फूल खिले हुए हैं और उधर से कोई हवा चलेगी तो कैसी हवा आएगी, सुगंधित वायु आएगी। जैसे एक रात रानी का फूल होता है ना, आप देखिएगा उसके पास से गुजरेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। तो यही वर्णन है कि वसंत में जो हवा है वह भी कैसी है, मंद गति से और सुगंधित हवा बह रही है। जागी नैनों में वन की यौवन माया। ठीक है, जागी नैनों में, और ये सब देखकर आंखों में किसकी माया जाग गई, वन के यौवन की। वन के यौवन मतलब वन का बसंत, यौवन मतलब आपके जीवन का सबसे सुंदर, सबसे ऊर्जावान समय, जब आपका शरीर सबसे सुगठित रूप में होता है ना। तो वन का वसंत, वन का यौवन क्या है, वसंत ऋतु। ठीक है, तो इतना सुंदर दृश्य देखकर कवि के मन में जागी नयनों में वन के यौवन की माया, उसके यौवन की माया, उसका मोह, उसका प्रेम जाग उठा है। ठीक है, आवृत सरसी उर सरसिज उठे। ठीक है, और आवृत सरसी, आवृत मतलब होता है किसी चीज की पुनरावृत्ति, सरसी मतलब यहाँ पर तालाब, सरोवर का वर्णन है। ठीक है, सरसी उर सरसिज उठे, अर्थात जो तालाब है, सरोवर है, उसके उर में, हृदय में सरसिज उठे। सरसिज मतलब कमल। ठीक है, आप लोग ही तो पढ़े थे ना, नहीं आप लोग नहीं पढ़े थे यार, किनको पढ़ा था, साकेत एमए में है, एमए में वो शब्द आता है सरसिज। ठीक है,
सर शब्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कवि लोग थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर भी करते हैं। जो सरसी आया है ना, वो एक्चुअल में सर आना चाहिए, सरोवर आना चाहिए। तो आवृत सरसी, वसंत के आगमन से सरोवर के हृदय में कमल के फूल खिल उठे हैं। कितना सुंदर लगता है ना कोई तालाब, जब उसमें पूरे कमल कुमुदनी खिले हुए रहते हैं तो तालाब के सौंदर्य क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी का वर्णन है। और आगे कह रहे हैं, केशर के केश कली के छूटे। बताओ अलंकार, केशर के केश कली के छूटे, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कवर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। और वसंत के आगमन से क्या हो रहा है, केशर के केश, जो केसर का फूल होता है उसकी जो धागाएं बाहर निकल रही है उसको कवि क्या कह रहे हैं, उसके बाल कह रहे हैं कली के छूटे। मतलब केशर की जो कली है उससे उसकी जो रस्सियां निकल रही है, धागे जैसे नहीं रहता तंतु, तो उसको कह रहे हैं वो केशर के केस कली से छूट रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं। स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया। और पृथ्वी पर धान की फसल या सरसों के जो फूल हैं, वो पृथ्वी जो है, खेत जो है, सरसों के पीले फूल से लद गई है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, स्वर्ण शस्य अंचल। देखे होंगे ना आप लोग, इधर भी सरसों उगाते हैं, तो जब सरसों उगता है तो पूरा खेत कैसा लगता है, पूरा पीला रंग का लगता है ना। तो उसी को स्वर्ण शस्य अंचल कह रहे हैं कि सोने की फसल के अंचल से पृथ्वी का लहराया, मतलब पृथ्वी के सोने की फसल का आंचल लहरा रहा है। सखी बसंत आया, बसंत आने से प्रकृति इतनी सुंदर लगती है। ठीक है, तो ये निराला जी की दृष्टि में वसंत का आगमन है, वसंत के सौंदर्य का चित्रण है। और आप लोगों को ये सोचना है कि हम रोज गुजरते हैं, लेकिन हम लोग वो सब नहीं ध्यान दे पाते हैं। और वही चीज को देखो कवि कितनी खूबसूरती से लिखता है। मतलब हम लोग क्या है, ऑब्जर्वेशन भूल गए हैं। हम लोग हर चीज के प्रति शुक्रगुजार होना भूल गए हैं। आप रोज उसी तालाब में नहाते हैं, लेकिन कमल का फूल खिला है तो आपका मन खुश नहीं होता है। लेकिन आपको चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना, देखना, महसूस करना सीखना चाहिए। जब आप ऐसा कर पाओगे ना, आपको जीवन बहुत अच्छा लगेगा। जैसे सूरज को ही उगते देखोगे तो एक पॉजिटिविटी है, शाम को ढलते देखोगे कितना सुंदर है। मैं जब भी कॉलेज से जाता हूँ, अक्सर शाम हो जाती है तो सूरज को ढलते हुए देखता हूँ, मेरा बार बार मन होता है रुक जाऊँ, फोटो खींच लूँ। कई बार फोटो भी खींचता हूँ। लेकिन हम लोग क्या है, बस जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं प्रकृति में क्या हो रहा है। तो आप हर चीज का आनंद लो, प्रकृति के परिवर्तन का, प्रकृति के सौंदर्य का, तभी आप जीवन को जी रहे हैं, है ना। अंग्रेजी में बहुत प्यारी कविता लेजर करके, लेजर मतलब होता है अवकाश, लेजर लाइट वाला नहीं बोल रहा हूँ, लेजर छुट्टी, अवकाश। तो जीवन में इतना अवकाश होना चाहिए कि आप जीवन के सौंदर्य का पान कर सके। कहीं जा रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है तो 2 मिनट रुक सके, उस दृश्य को देख सके। पूर्णिमा का चांद है तो चांद को निहार सके, चांदनी रात को निहार सके। झरने के पास गए हैं तो गए, पिकनिक मना के, चिकन और वो सब खा के, पनीर खा के वापस मत आओ, थोड़ी देर बैठो, उस झरने के सौंदर्य को देखो। ये जीवन को आपको प्रकृति से जोड़ेगा और आपका मन और सुंदर और बेहतर होगा। समझ में आ रहा है, ये संदेश है कवि का। ठीक है, तो हमारे निराला भी कंप्लीट हो गए। अब अंतिम कवियत्री महादेवी वर्मा बचती है।